Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that last time we will discuss about the effects of ocean current, and we discussed only 4 ocean currents its effects, and today we will discuss its remaining 4 effects. So I repeat question 6. Write 1 to 2 lines on the different effects of ocean currents. Answer is given on page number 50. सो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने ये 4 इफेक्ट्स देखे थे. फर्स्ट इफेक्ट था ओशन करंट्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कॉज दे पास बाय, कि हम जो वहाँ पे भी ओशन करंट्स बनते हैं, जैसे भी जिस तरह के भी होंगे, वो वार्म भी हो सकते हैं, वो कोल्ड भी हो सकते हैं. तो जिस तरह के भी करंट्स बनेंगे वो वहाँ के उस एरिए के टेम्परेचर पे भी इफ़ेक्ट करेंगे. ठीक है, उधर भी असरअंदाज होंगे. जैसे गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक वार्म करंट है. ठीक है, अब ये जहाँ से गुजरता है किसके साहिलों से, ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप का, तो ये वहाँ पे जो बहुत शदीद ठंडे इलाके हैं, तो ये क्योंकि वार्म करंट है तो ये उसके जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर देता है. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या है कि ओशन करंट्स की वजह से टेम्परेचर जो है जिस जिस जगह से जिस साहिलों से वो करंट गुजरेगा उसका टेम्परेचर भी अफेक्ट होगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गल्फ स्ट्रीम के करंट से. सेकंड है कि मिक्सचर ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर प्रोड्यूस फोग. जहाँ पे भी जिस पॉइंट पे भी जो वार्म है वाटर और कोल्ड वाटर, ये जहाँ पे भी मिक्स होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या बनती है, फोग. बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्दियों में आप अक्सर नोट करते हो कि आप लोग ठंडे पानी में जब गर्म पानी ऐड करते हो तो क्या है कि एकदम आपके वॉशरूम में एक धुआं सा स्मोक सब फोक सी हो जाती है. ठीक है, आपका मिरर जो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है. तो यही चीज़ होती है ओशंस में भी. जब कोल्ड और वार्म वाटर मिलते हैं किस पॉइंट पे, वहाँ पे फोक प्रोड्यूस होती है. इसी तरह कोल्ड और वार्म करंट के मिलने से भी फोक प्रोड्यूस होती है. तो हमारा सेकेंड पॉइंट था ये. थर्ड पॉइंट है ओशन करंट ऑल्सो अफेक्ट रेनफॉल. ओशन करंट्स की वजह से रेनफॉल भी होती है. क्या, कैसे कि जहाँ जहाँ से हवाएं जब वार्म करंट के ऊपर से गुजरती हैं, तो जो हवाएं वार्म करंट के ऊपर से गुजरती हैं तो हीट होने की वजह से या गर्म होने की वजह से क्या होता है कि वो पानी जो है वो वेपर्स बन के उड़ जाता है और क्लाउड्स की शेप में आ जाता है, और फिर वो विंड उन क्लाउड्स को जिस जगह पे भी लेकर जाती है वहाँ पे बारिश हो जाती है. इसके बाद हमारा 4 पॉइंट था कि ग्लेशियर्स मूव इन द ओशन करंट कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन एंड कैन पॉज सीरियस थ्रेट्स टू शिप. कि वो वाले ग्लेशियर जो नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से यानी पोलर एरिया से जो आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है पोल्स पे बर्फ़ है, तो जब वहाँ से कोई ऐसा ग्लेशियर टूट के आ रहा होता है तो क्या होता है कि ये जो होती हैं शिप्स के लिए एक ख़तरे की अलामत होती है. ठीक है, टाइटैनिक की इसमें एग्जांपल दी है कि क्योंकि टाइटैनिक जो था वो भी जो नॉर्थ साइड से आ रहा था एक ग्लेशियर, ठीक है, उससे टकरा गया था. उसके टकराने की वजह से वो जहाज़ जो था वो डूब गया था. तो ये शिप्स के लिए सीरियस थ्रेट्स होते हैं, यानी ख़तरे की अलामत होती है. तो यहाँ पे ये बताया भी था कि टाइटैनिक जो था वो नॉर्थ अटलांटिक यानी नॉर्थ साइड पे जा रहा था, तो नॉर्थ अटलांटिक वाले पार्ट में जाके वहाँ पे ये डूब गया था. तो ये हमारे कल के 4 पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपको थोड़े से रिपीट कर दिए हैं, एक दफ़ा रिकॉल करवा दिया. अब हम रिमेनिंग स्टार्ट करते हैं इसके 5 पॉइंट्स से. अच्छा, आगे 5th है. अच्छा जी, आगे 5th है कोल्ड करंट्स डू नॉट जस्ट कैरी ग्लेशियर. ठीक है, कोल्ड करंट सिर्फ ग्लेशियर्स ही नहीं लेकर आता. जैसे अभी हमने देखा कि टाइटैनिक जो था वो टकराया था ग्लेशियर से. नॉर्थ अटलांटिक का जो पार्ट था, अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ साइड से पोलर एरिया से जो आया था, वहाँ से ग्लेशियर कोल्ड करंट की वजह से जब टाइटैनिक उससे टकराया था तो बहुत बड़ा लॉस हुआ था. तो इसी तरह कह रहे हैं कि कोल्ड करंट जो है वो सिर्फ ग्लेशियर्स ही लेके नहीं आता, बल्कि कभी कभी इस ग्लेशियर के साथ बड़ी वैल्यूएबल फिश भी आ जाती है. ठीक है, दे ऑल्सो ब्रिंग वैल्यूएबल फिश. कोड जो है एक कह लो एक ऐसी प्रीशियस फिश है जो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है. ठीक है, नॉर्थ साइड पे आपको वहाँ पे मिलेगी. स्पेशली ये कहाँ होती है, आर्टिक ओशन पे. ठीक है, जो हमारे नॉर्थ साइड पे है. आगे पढ़ते हैं. कोड इज़ वन सच एग्जाम्पल. दिस फिश लिव्स इन आइसी वाटर. ठीक है, ये फिश जो है वो बर्फ़ वाले पानी में रहती है. ऑफ द आर्टिक.
जैसे मैंने अभी आपको बताया। एंड द लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स इट डाउन इनटू द अटलांटिक। अब लेब्राडोर करंट, जिसको मैंने अभी ऊपर आपको भी बताया था कि ये कोल्ड करंट की एग्जांपल है, तो लेब्राडोर करंट जो आता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है अटलांटिक ओशन की इनटू अटलांटिक, तो ये अपने साथ साथ ऐसी जो प्रीशियस फिश है जो हमें आम समुद्रों में नहीं मिलती, वो भी अपने साथ कभी कभी ले आता है, ये क्योंकि बर्फ़ वाले पानी में ही रहती है। द हंटिंग ऑफ कोड हैज़ बीन अ मेजर ऑक्यूपेशन इन एरियाज सच एज न्यू फाउंडलैंड एंड आइसलैंड। तो इसका शिकार, यानी जो मछलियों का शिकार करते हैं, स्पेशली कोड फिश का, तो ये उधर बहुत कह लो कि एक फेमस ऑक्यूपेशन या मेजर ऑक्यूपेशन है ऐसे एरियाज़ का, जिसमें आते हैं न्यू फाउंडलैंड एंड आइसलैंड। ठीक है, आर्टिक ओशन से, आइसी वाटर से जब कोड फिश आती है लेब्राडोर करंट के थ्रू अटलांटिक ओशन में, तो वहाँ पे लोग जो है इसका शिकार करते हैं, तो ये उनका मेजर ऑक्यूपेशन है। आइसलैंड एंड यूके हैव बीन फाउट 3 माइनर वॉर्स बिटवीन द 1950s एंड 1970s ओवर द फिशिंग ऑफ कोड। 1950s और 1970s में माइनर सी यानी छोटी सी जंगें हुई थी, झड़पें हुई थी यूके और आइसलैंड के दरमियान में, इन दो कंट्री इसके दरमियान। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पे। करंट्स कैन अफेक्ट द स्पीड ऑफ शिप्स। करंट की वजह से शिप्स की स्पीड भी इफेक्ट करती है। शिप्स कैन गेन स्पीड बाय सेलिंग डाउन एन ओशन करंट ऑल्दो देयर स्पीड इज स्लो डाउन व्हेन सेलिंग अगेंस्ट द करंट। शिप की स्पीड जो है वो उस सूरत में बहुत तेज़ हो जाती है जब वो ओशन करंट्स में नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ जहाज़ या ओशन करंट की तरफ जहाज़ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जब ओशन करंट्स, ऐसी सिचुएशन में ओशन में जब करंट्स मौजूद हों, ओशन करंट्स हों, तो क्या होता है कि शिप की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। अगर ऑल्दो देयर स्पीड इज स्लो डाउन व्हेन सेलिंग अगेंस्ट द करंट। अगर करंट की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में होगी शिप, तो जो है वो शिप की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी। लेकिन अगर ओशन करंट की भी वही डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में शिप जा रही है उसी डायरेक्शन का ही ओशन करंट है, तो क्या होता है कि स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है। फिर 7th है, करंट्स कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। इन कोल्ड रीजन सम हार्बर्स हैव टू बी क्लोज डाउन ड्यूरिंग विंटर व्हेन द वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग। तो करंट जो है वो क्या होता है कि वाटर को फ्रीज होने से भी बचाता है। ठीक है, क्योंकि करंट की सिचुएशन में क्या है कि पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। ठीक है, कोल्ड पोलर एरियाज या कोल्ड एरियाज से इक्वेटर पे आता है, इक्वेटर से वो आगे पोलर एरियाज में जाता है, यानी ठंडे से गर्म की तरफ जाता है और गर्म से ठंडे की तरफ। तो सर्कल सा चल रहा है, तो इसकी वजह से भी वाटर जो है वो फ्रीज होने से ज़रा ये रोकता है करंट। इन कोल्ड रीजन सम हार्बर हैव टू बी, क्योंकि कुछ ऐसे कोल्ड रीजन हैं जहाँ पे जो बंदरगाहें हैं वो क्लोज कर दी जाती हैं ड्यूरिंग विंटर व्हेन द वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग, जब पानी जो है वो जमना शुरू हो जाता है। हाउएवर हार्बर सिचुएटेड ऑन द पाथ ऑफ अ वार्म करंट, अगर कोई हार्बर ऐसी है जिसके रास्ते में वार्म करंट आता है, कैन रिमेन ओपन थ्रू आउट द ईयर एज द करंट प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग। जैसे कि अभी बताया कि करंट जो है वो पानी को फ्रीज होने से रोकते हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे, या ऐसी हार्बर्स जहाँ पे एक तो हो जहाँ पे सिंपल कोल्ड करंट ही आए, अगर उधर से कोल्ड करंट का गुजर हो रहा है तो वो वाटर को फ्रीज कर देगा। लेकिन अगर वहाँ से वार्म करंट का गुजर हो रहा है या वार्म करंट वहाँ से पास कर रहा है, तो क्या है कि वहाँ की जो हार्बर्स हैं वो सारा साल थ्रू आउट रनिंग में रहती हैं। इसके बाद लास्ट है, ओशन करंट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टैग्नेटिंग। स्टैग्नेटिंग होता है कि उसको जमने से, कह लो आप, ये दोनों एक ही तरह की बात बता रहे हैं। ये स्पेसिफिक हार्बर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि ओशन करंट जो है वो पानी को जमने नहीं देता। और बिकमिंग स्टेल मीनिंग एक ही है। ठीक है, स्टैग्नेटिंग का मतलब होता है जमना, जमूदारी करना, किसी चीज़ को एक जगह पे स्टैटिक करना। तो ओशन करंट जो है पानी को इस चीज़ से रोकता है। अच्छा, अब आप इसके इफेक्ट्स मार्क कर लें, क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं करना, इसके 2-2 लाइनें हमने हर एक में से लेनी है
और एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको समझा दी हैं। इफ़ेक्ट्स में आपने हेडिंग दी ओशन करंट से लेकर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसका ओशन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर से लेकर पास बाय। फिर सेकंड आएगा मिक्सचर ऑफ द कोल्ड एंड वार्म करंट से लेकर प्रोड्यूस फोग। थर्ड आएगा ओशन करंट्स ऑल्सो अफेक्ट रेनफॉल से लेकर लैंड तक। फिर फोर्थ है ग्लेशियर से लेकर शिप्स तक। फिफ्थ है कोल्ड करंट डोंट जस्ट कैरी ग्लेशियर से लेकर वैल्यूएबल फिश। फिर है सिक्स आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे शिप्स कैन गेन स्पीड से लेकर अगेंस्ट द करंट। फिर 7 है करंट कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग से लेकर वाटर फ्रॉम फ्रीजिंग तक। और लास्ट है 8 ओशन करंट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टेगनेटिंग तक। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम अपने बाकी की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है नॉर्थ अमेरिका कवर्स द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फॉल्स है। द पनामा कैनाल was constructed in 1912. True. The deepest known point in the Pacific Ocean is near 7,500 meter deep. True. The Karachi port is situated in the Atlantic Ocean. False. Salinity means the quantity of salt in the water. True. अब fill in the blanks. First, a dash is also called the roof of the world. Pamir note. Second, the largest freshwater lake in the world is Lake Superior. Third, the Amazon River starts in the Andes and empties into the Atlantic. Fourth, the famous Titanic sank in the Dash Ocean, Atlantic Ocean. Dash was the first explorer to reach the North Pole, Robert Edwin Peary. तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। होपफुली आपने इसके सारे क्वेश्चन ध्यान से समझे होंगे। आज का भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि ये भी आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमारा कल का भी ओशन करंट्स का जो था वो भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।